स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत ही इजी और इक्वली इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जी हां, ये टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कंटेंट, वो आपके सामने है। मीनिंग हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, देन फीचर्स, आइटम्स बीओपी के अंदर कौन कौन सी आती हैं, बीओपी के कितने अकाउंट हैं, इसके साथ हम बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्कस करेंगे। बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे, उसके कॉजेज, उसको ओवरकम कैसे करना है। देन हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ और इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। टाइम ना ज्यादा वेस्ट करते हुए आइए हम देखते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यहां पे जो मीनिंग लिखा है उसको समझाने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, अपने गली मोहल्ले में या किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो जो ग्रोसरी स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट या लॉस का हिसाब रखता है। एक कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, वो अपने एक महीने में या किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उनके कितने परचेजेस हुए हैं और कितनी सेल हुई है। सेल वॉल्यूम में से अपने परचेजेस माइनस कर देते हैं, तो इससे उनको पता लग जाता है कि क्या उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है कि क्या उनका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है। ये जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे बोलते हैं, ये पीएनएल अकाउंट उनको हेल्प करता है ये डिसीजन लेने में कि बिजनेस को चलाना ठीक है या बिजनेस को बंद करना ठीक है। ठीक इसी तरह एक कंट्री भी जब वो दूसरी कंट्री को सामान बेचती है यानी कि एक्सपोर्ट करती है और फिर सामान खरीदती है यानी कि इंपोर्ट करती है, तो इसका हिसाब किताब भी रखना जरूरी होता है। कितने की गुड्स एक्सपोर्ट करी, कितने की गुड्स इंपोर्ट करी, एक साल के अंदर इसके हिसाब किताब को हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का नाम दिया है। आपके सामने ये डेफिनेशन दिख रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। जितना भी हमने सामान दिया, जो जितना भी सामान हमने लिया, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा एक साल का, और इस रिकॉर्ड को हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का नाम देना। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हिसाब किताब रखा जाता है, इस अकाउंट के कुछ, ये स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स रहते हैं। ये फीचर्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कंप्लीटनेस। सो यहां पे कंप्लीटनेस में हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंट्री है, ये कंट्री जो भी सामान बेचती है या जो भी सामान खरीदती है, वो उसका रिकॉर्ड इस बीओपी के अंदर रहेगा। ईच एंड एवरी आइटम वी सेंड टू अब्रॉड एंड ईच एंड एवरी आइटम वी गेट फ्रॉम अब्रॉड, ये इसकी डिटेल्स इस बीओपी के अकाउंट के अंदर रहेगी। चाहे वो खरीदी हो, बेची हो, या इवन डोनेशन ही क्यों ना हो, या फिर लोन ही क्यों ना हो, जितने भी ट्रांजैक्शंस करी हैं उनका रिकॉर्ड होता है। यह है कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट, कंप्लीटनेस। एनुअल स्टेटमेंट और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये एक साल का होता है। ये एक साल फाइनेंशियल ईयर है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जैसा कि आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो ये गवर्नमेंट जो बीओपी तैयार करेगी, फाइनेंशियल ईयर का तैयार करती है, महीने का नहीं करती। 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक का। डबल एंट्री बुक कीपिंग, अच्छा डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? अब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स काफी अच्छी तरह से जानते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड पे लेना है इसको, डेबिट और क्रेडिट साइड पे लेना है। अब डेबिट और क्रेडिट साइड पे कैसे लेना है, इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए, जो भी सामान हमने बाहर भेजा है, एक्सपोर्ट किया है, उसके बदले में हमें पैसा आएगा। जो ये पैसा आया, इसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। जिस भी वजह से पैसा आता है वो हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा और पॉजिटिव आइटम ऑफ बीओपी कहलाएगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना।
जो भी सामान हमने एक्सपोर्ट किया, बेचा, उसके बदले में पैसा आया, और ये जो पैसा आया इसको हमने क्रेडिट साइड में रखना है। इस क्रेडिट आइटम को हम पॉजिटिव आइटम भी बोलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर्स बेचे किसी भी कंट्री को, तो पैसा आएगा, वो क्रेडिट आइटम में जाएगा। नेक्स्ट, जिस भी वजह से हमने इंपोर्ट किया, बाहर से सामान मंगाया, तो हमें डॉलर देना पड़ेगा उनको। जो हम डॉलर देंगे तो इसको हम डेबिट साइड में रखेंगे और ये नेगेटिव आइटम ऑफ बीओपी कहलाएगा। क्लियर है ये आपको? देन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही यूजफुल पॉइंट है ये जो बीओपी है, किसी भी कंट्री का जो बीओपी देख के ही हम पता लगा सकते हैं उस कंट्री की हालत कैसी है। जिस तरह से एक छोटे बिजनेस का पीएनएल अकाउंट देखेंगे, लॉस 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 आता जा रहा है, हम कह रहे हैं बिजनेस फेल है। प्रॉफिट 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 आता जा रहा है, तो उस पीएनएल को देख के हम बता सकते हैं बिजनेस बड़ा सही काम कर रहा है। इसी तरह हम बीओपी को देख के पता लगा सकते हैं कि कंट्री की हालत क्या है। अगर बीओपी फेवरेबल है, फेवरेबल बीओपी का मतलब है एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, तो यानी कि कंट्री डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। कंट्री की पॉजिटिव आइटम्स ज्यादा है, कंट्री में ग्रोथ हो रही है। अगर बीओपी अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल का मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो कंट्री दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली वीक है। तो बीओपी की हालत ही हमें यह बताने के लिए सक्षम है कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या इकोनॉमिकली वीक है। क्लियर है ये 4 पॉइंट्स? डन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आइटम्स ऑफ बीओपी। बीओपी के अंदर हमारे पास 3 तरह की आइटम्स है। याद रखिएगा, 3 तरह की आइटम्स, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। क्या आता है विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स में? विजिबल आइटम्स are those items which are available in physical form, which we can see, और हम उनको टच कर सकते हैं। ये गुड्स है, हर तरीके की गुड्स, जो भी गुड्स हमने एक्सपोर्ट करी, इंपोर्ट करी, हर तरीके की गुड्स विजिबल आइटम्स के अंदर आएंगी। इनविजिबल आइटम्स, these are the goods which are intangible in nature, we cannot see them, we can only feel them। ये सर्विसेज है, इसकी 2 कैटेगरी है, एक सर्विसेज, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अभी बताऊंगा आपको। सर्विसेज ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, टेक्नीशियन की सर्विस, वो यहां पे आए। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इसके अंदर 2 चीजें कर लेते हैं। ये यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर, डोनेशंस। हमने दूसरी कंट्री को डोनेशन दी, दूसरी कंट्री ने हमें डोनेशन दी, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आएगी। या रेमिटेंस बाय एनआरआईज, जो बाहर चले गए, वो अपने माँ बाप को भेज रहे हैं पैसा इंडिया में, और इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पैसा, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहलाते हैं। और ये दोनों इनविजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। विजिबल आइटम्स कौन से हैं? गुड्स। इनविजिबल आइटम्स क्या है? ये हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है। ये किस तरीके की फाइनेंशियल हेल्प है? यूनिलेटरल ट्रांसफर, डोनेशंस की फॉर्म में। और ये सर्विसेज है। क्लियर है ये? आगे चलते हैं। कैपिटल ट्रांसफर्स, इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं। 5 तरह के फाइनेंशियल एसेट्स इसके अंदर आ रहे हैं। 5 तरह के फाइनेंशियल एसेट: गोल्ड, बोरोइंग, हमने बोरो किया या हमने लैंड किया, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड आएगा। एफडीआई, बाहर के इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया या हमारे इन्वेस्टर्स ने बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट किया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफआईआई। एफआईआई के बारे में यहां पे लिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेनर्स ने हमारी कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी है, उसके शेयर्स परचेज करे। रिपीट कर रहा हूं, 5 आइटम्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे इन्वेस्टर्स ने बाहर जाके कंपनी खोल ली या बाहर के इन्वेस्टर ने हमारी कंट्री में आके कंपनी खोल ली। एफआईआई, हमारे लोगों ने बाहर की कंपनी के शेयर परचेज करे या बाहर के लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करे। बोरिंग, हमने लेंड किया या हमने बोरो किया। इंटरेस्ट पेमेंट, रिसीव्ड एंड पेड। देन गोल्ड, बॉट और सोल्ड, ये सारा गोल्ड का ट्रांजैक्शन यहां पे आएगा। क्लियर है आपको? 3 तरीके की आइटम्स अकाउंट्स में रहती हैं, बीओपी के केस में रहती हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास बीओपी के अकाउंट्स। बीओपी के 2 अकाउंट्स हैं, एक हमारे पास है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट।
करंट अकाउंट के अंदर दो आइटम्स आती हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। ये विजिबल जो गुड्स हैं, इनविजिबल, इनविजिबल में क्या है, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। और कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। कौन से फाइनेंशियल एसेट्स बताए थे मैंने? पांच फाइनेंशियल एसेट, एफडीआई, एफआईआई, बोरिंग, इंटरेस्ट पेमेंट एंड गोल्ड। वो उसका सारा ट्रैक हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आए। देन इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी बीओपी बताया, बीओपी में मैंने आपको बताया ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस करे एक साल के अंदर, वो बीओपी बताया। बीओटी क्या है? ये थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है बीओपी के कंपैरेटिवली। थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट कैसे कि है तो ये भी स्टेटमेंट एक साल की, जो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करी है, बट ये ट्रांजैक्शन सिर्फ गुड्स की। इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स हैं। बीओपी के अंदर विजिबल थी, इनविजिबल थी, कैपिटल ट्रांसफर्स थी, बट यहां पे ओनली एंड ओनली विजिबल। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है यहां पे। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, न्यूमेरिकल आ सकता है एक आध नंबर में कि बीओटी की वैल्यू निकाल के बताओ। तो हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर देना। सो दोस्तों, ये जो बीओटी है ये आगे दो तरीके का हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बीओटी एक बैलेंस्ड हो सकता है, एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड बीओटी बैलेंस इस तरीके से है। बैलेंस्ड बीओटी मतलब जितने का एक्सपोर्ट किया उतने का इंपोर्ट किया गुड्स का। अनबैलेंस्ड बीओटी दोनों साइड्स बराबर नहीं, या तो एक्सपोर्ट ज्यादा या इंपोर्ट ज्यादा। तो दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो आगे दो बातें हो सकती हैं, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस बीओटी का मतलब है कि हमने एक्सपोर्ट्स ज्यादा करे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। डेफिसिट बीओटी का मतलब है हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है गुड्स का। ये कंट्री के लिए खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते जाएंगे गुड्स की, फॉरेन करेंसी कंट्री से निकलती जाएगी। मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से बता रहा हूं। बीओटी बीओपी की तरह ही है। इसके अंदर भी हमने एक स्टेटमेंट तैयार करी है एक साल की, हमारी ट्रांजैक्शंस दूसरी कंट्री की ट्रांजैक्शंस के साथ उन चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। बट बीओटी के अंदर सिर्फ हमने गुड्स का रिकॉर्ड लिया है, जबकि बीओपी के अंदर गुड्स विजिबल यानी कि इनविजिबल एंड फाइनेंशियल एसेट्स का रिकॉर्ड हमने लिया था। इसका फॉर्मूला बीओटी का वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। दो तरीके का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू बराबर है और अनबैलेंस्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू बराबर नहीं है। जब अनबैलेंस्ड है तो आगे दो बातें हो सकती हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा, डेफिसिट में इंपोर्ट ज्यादा, बट ऑफ गुड्स ओनली। सो बेटा अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है बीओपी एंड बीओटी के बीच में डिफरेंस बहुत ही आसान है। देखिए बीओपी में कितनी आइटम्स? 3, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर्स। बीओटी में सिर्फ एक, कौन सी? गुड्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट वाइडर हुआ? बीओपी वाइडर हुआ, क्योंकि यहां पे 3 आइटम्स है और वहां पे एक ही आइटम है। गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है स्टडी करना? हालांकि गवर्नमेंट दोनों को स्टडी करेगी, बट गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीओपी को स्टडी करना, क्योंकि इससे वाइडर पिक्चर मिलती है। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएगी अगर बीओपी को स्टडी करे तो। क्लियर है मेरी बात जी? सो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंस है करंट अकाउंट एंड बीओटी का। करंट अकाउंट क्या है? वो बीओपी का ही एक अकाउंट है। बीओपी के 2 अकाउंट थे ना, एक करंट और एक कैपिटल। तो मैंने कैपिटल को हटा के सिर्फ करंट अकाउंट निकाल लिया है। करंट अकाउंट का बीओटी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। करंट अकाउंट के अंदर 2 आइटम्स हैं, विजिबल एंड इनविजिबल, और जबकि बीओटी के अंदर सिर्फ एक ही आइटम है, वो है विजिबल। तो इस लिहाज से कौन सा जो है कॉन्सेप्ट वाइडर हुआ? ऑब्वियसली करंट अकाउंट वाइडर हुआ, क्योंकि यहां पे 2 आइटम्स हैं, जबकि बीओटी के अंदर एक आइटम होने की वजह से वो नैरो बन जाता है। जो गवर्नमेंट को स्टडी करना हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए? ऑब्वियसली करंट अकाउंट,
That doesn't mean government does not want to look at BOT. Yes, government wants to look at BOT as well, but ज्यादा कॉन्सेप्ट जो वैलिड रहेगा करंट अकाउंट, क्योंकि ये वाइडर है, ज्यादा बेटर पिक्चर देगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. यू गॉट माई पॉइंट? देन वी मूव ऑन. हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंस करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का. ध्यान से सुनना है मेरी बात को, थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है यहां पे. सो करंट अकाउंट की अगर बात करें तो दो आइटम है. कौन सी? विजिबल, इनविजिबल. कैपिटल अकाउंट की बात करें तो एक ही कैटेगरी है. कौन सी? कैपिटल ट्रांसफर्स, फाइनेंशियल एसेट्स, जिसमें कौन से आते हैं? 5 चीजें आती हैं, बताया था. एफडीआई, एफआईआई, बोरोइंग, इंटरेस्ट एंड गोल्ड. वो यहां पे आ जाएगा, चाहे एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया. डन. देन डेफिसिट. इस बात को जरा ध्यान से सुनना आपने. डेफिसिट करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है, तो करंट अकाउंट में डेफिसिट का मतलब क्या है? करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज विजिबल इनविजिबल आइटम है. डेफिसिट का मतलब है कि हमने इंपोर्ट करी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमने इंपोर्ट ज्यादा करी और एक्सपोर्ट कम करी. तो ये कंट्री के लिए जनरली अच्छा नहीं होता. ये कंट्री की डिपेंडेंसी शो करता है अदर कंट्रीज के ऊपर. इसकी वजह से फॉरेन करेंसी बाहर निकल के जाती है. जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिसिट है. इसका क्या मतलब है? कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट तब आएगा जब हमारे फाइनेंशियल एसेट्स है ना, फाइनेंशियल एसेट्स बाहर ज्यादा जा रहे हैं, आउटफ्लो ज्यादा हुआ, इनफ्लो कम हुआ. अब बाहर ज्यादा गए, क्योंकि डेबिट आइटम बन जाती है ना, बाहर जाती है कोई चीज, बाहर एसेट्स ज्यादा गए और आए कम. तो क्या ये कंट्री के लिए अच्छा है? डिपेंड करता है. डिपेंड कैसे करता है कि हमारे फाइनेंशियल एसेट्स बाहर ज्यादा गए, हमने दूसरी कंट्रीज को लोन दे दिया, तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट आएगा. दूसरा, फाइनेंशियल एसेट्स बाहर गए, किस फॉर्म में गए हैं बाहर फाइनेंशियल एसेट्स हमारे उस अकाउंट में? फाइनेंशियल एसेट्स बाहर गए हैं, हमने इन्वेस्ट किया दूसरी कंट्री में और बिजनेस नहीं चला तो पैसा डूब गया, तो बुरी बात भी हो सकती है. देन सरप्लस. करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस यानी कि विजिबल और इनविजिबल जो आइटम्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, इंपोर्ट कम है. ऑलवेज गुड फॉर द कंट्री, हम यही चाहते हैं. और यहां पे कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस का क्या मतलब है? कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस का मतलब है वही जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है. पैसा ज्यादा आया, भाई पैसा ज्यादा आया तो अच्छी बात होनी चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कि ये जो पैसा आया कहां से. अगर एफडीआई, एफआईआई की फॉर्म में आया तो अच्छी बात है, ये सारा का सारा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगेगा, कंट्री की इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. अगर ये पैसा बोरिंग्स की फॉर्म में आया तो डिपेंड करता है बोरिंग्स हमने यूज कहां करी. अगर बोरिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूज कर दी, अगेन गुड फॉर अस, अच्छी बात है. अगर बोरिंग अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कहीं पे लग जाती हैं तो ये कंट्री के लिए खतरनाक हो सकता है. यू गॉट माई पॉइंट? सो सबसे पहले तो इन दोनों के डिफरेंस में हमने आइटम्स लिख दी हैं. देन डेफिसिट, करंट अकाउंट का डेफिसिट इज नॉट गुड फॉर अस. यहां का डेफिसिट जो है वो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रीजन मैंने शेयर कर लिया. सरप्लस, करंट अकाउंट का सरप्लस इज ऑलवेज गुड फॉर अस और कैपिटल अकाउंट का सरप्लस मे और मे नॉट बी गुड फॉर अस, एंड द रीजन आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू ऑल. राइट? डन. वी मूव ऑन. तो बेटा ये है हमारे पास फोर्थ डिफरेंस. अभी तक मैं 3 डिफरेंसेस करवा चुका. बीओपी, बीओटी, देन करंट अकाउंट एंड बीओटी, देन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अगला है ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकमोडेटिंग आइटम्स. इन दोनों के बीच में डिफरेंस को स्टडी करने से पहले आपको मैं ऑटोनोमस आइटम और एकमोडेटिंग आइटम्स का, जैसा कि मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, वो समझा देता हूं. ऑटोनोमस आइटम्स बीओपी की वो आइटम्स हैं जो हमने ट्रेड करी है दूसरी कंट्री के साथ, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, और ये हमने प्रॉफिट को ध्यान में रख के नहीं किया, ये ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के किया. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं. मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं, मैं चाइना से सामान मंगाता हूं, सस्ते मोबाइल मंगवाता हूं और इंडिया में बेच देता हूं. मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरे इस बिजनेस से इंडिया के बीओपी के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिया की इंपोर्ट से इंक्रीज कर रहा हूं. मेरी वजह से फॉरेन करेंसी इंडिया की बाहर जा रही है, मैं तो पैसा कमा रहा हूं. तो क्या ये सोच के मैं प्राइवेट
बिजनेसमैन होने के नाते अपना बिजनेस बंद करूंगा? जी नहीं, मैं नहीं सोचूंगा अपना बिजनेस बंद करने का, क्योंकि मुझे प्रॉफिट से मतलब है। सो ऑटोनोमस आइटम्स बीओपी की ऐसी ही आइटम है जो सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के की जाती है। उसका बीओपी पे क्या असर पड़ रहा है, फॉरेन करेंसी के स्टॉक पे क्या असर पड़ रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मेरा ऐसा बिजनेस करने से जब बीओपी खराब हो जाएगा तो उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। देन गवर्नमेंट उसको करेक्ट करने की भरपूर कोशिश करती है, और गवर्नमेंट जनरली एफडीआई के जरिए करती है, बाहर के इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करती है, ताकि वो जो पैसा चला गया है वो पैसा वापस भी आ जाए एफडीआई के जरिए। सो ये बीओपी की वो आइटम्स होंगी जो बीओपी को करेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव से इंक्लूड करी गई हैं। देन ये जो आइटम्स है प्रॉफिट के लिए, ये करंट अकाउंट में भी आ सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी। एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर सकता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, और प्रॉफिट कमाने के लिए तो हम एफआईआई शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं। देन फिर अगर बात करें यहां पे ये कौन से अकाउंट की आइटम होंगी, ये जनरली कैपिटल अकाउंट की ही आइटम्स होंगी। कैपिटल अकाउंट की आइटम कैसे होंगी, ये क्योंकि अभी मैंने बताया गवर्नमेंट ने एफडीआई के जरिए फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करना है, और एफडीआई कहां आती है, एफडीआई कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। क्लियर है? देन बेटा इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन पैदा हो सकती है, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स बीओपी को वापस इक्विलिब्रियम में लेके आने में हेल्प करते हैं। नेचर की बात करते हैं, इन आइटम्स को हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं। अब ये अबव द लाइन आइटम्स क्या है, सुनिए। आपने लेक में, रिवर्स में, पुलों के ऊपर, जो रिवर के ऊपर बने हुए देखा होगा फ्लड साइन। फ्लड साइन क्या होता है, पानी का लेवल उस साइन से नीचे रहता है तो हम कहते हैं बिलो द लाइन है वाटर, सेफ है, फ्लड नहीं आएगा, ठीक है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। उस लाइन से ऊपर अगर वाटर आ जाता है तो खतरे के निशान से ऊपर आ जाए तो फ्लड कभी भी आ सकता है, ये खतरा इंडिकेट करता है। तो इसीलिए ऑटोनोमस आइटम सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के की जा रही है, ये कंट्री के लिए खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए इनको अबव द लाइन का नाम दिया गया है। एकोमोडेटिंग आइटम बीओपी को सेफ रखती हैं, इक्विलिब्रियम में लेके आती हैं, तो इसलिए वो खतरे के निशान से पानी के लेवल को नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सेफ है। क्या ये मेरी बात क्लियर है आपको? देन हमारा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब है, इक्विलिब्रियम का अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग लूं तो स्टेट ऑफ बैलेंस होता है। सो इक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब हमारा जो बीओपी है बैलेंस में है। बैलेंस में बीओपी होने का मतलब ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ओवरऑल इंपोर्ट्स के बराबर है। एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब ऑपोजिट हो गया, हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ओवरऑल इंपोर्ट्स के बराबर नहीं है, या तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा है या फिर इंपोर्ट्स ज्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि ये हमारे बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। जब मैं डिसइक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने के कारण क्या है या फिर इंपोर्ट्स ज्यादा होने के कारण क्या है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने के कारण मतलब सरप्लस के कारण, और इंपोर्ट्स ज्यादा होने का मतलब डेफिसिट के कारण। तो दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम के केसेस हैं, बट मैंने यहां पे जो लिया है वो इंपोर्ट्स ज्यादा होने के रीजंस लिए हैं, जो हमारे डुअल पर्पस को फुलफिल कर देता है कि एक तो हमें इससे डिसइक्विलिब्रियम के कारण पता लग जाते हैं, और एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एडवर्स बीओपी। सो ये दोनों क्वेश्चन मेरे एक ही आंसर में कवर हो जाते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल कॉजेज की वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में हो सकता है, या आप कहिए हमारे इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। जब नेचुरल डिजास्टर होता है हमारी कंट्री के अंदर, फ्लड, अर्थक्वेक ऐसे बड़े लेवल का आया, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर सकती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई है तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बाहर से सामान इंपोर्ट करना पड़ता है, इस वजह से हमारा बीओपी एडवर्स हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट
मतलब हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ के पाथ पे है, डेवलपमेंट के पाथ पे है। इस वजह से वो बाहर की एडवांस कंट्रीज से मशीनें इंपोर्ट कर रही है, हैवी मशीन्स, एडवांस मशीन। इसकी वजह से बीओपी हमारा एडवर्स हो सकता है, इंपोर्ट ज्यादा हो सकते हैं। और मैं आपको यहां पे एक बात बता दूं, इसकी वजह से अगर हमारा बीओपी एडवर्स होता है आज की तारीख में, ये कतई ही बुरा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जरूर इंक्रीज कर देगा। पॉपुलेशन, अगर हमारी कंट्री की लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही, तो हमें अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फूड आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा और एडवर्स होगा। देन क्रेज फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स। क्रेज फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स में कहते हैं हमारी पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ी, बट जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इज डेवलपिंग इट्स टेस्ट इन फेवर ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना पसंद करती है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और बीओपी हमारा अनफेवरेबल एडवर्स डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नाउ अब इसको करेक्ट कैसे करें? बीओपी एडवर्स तो हो गया, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट एडवर्स बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहती है। गवर्नमेंट कैसे करेक्ट कर सकती है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी है कि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट ना करके उनको घर में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। इससे हमारी इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और बीओपी हमारा यस करेक्ट हो जाता है। देन कोटा, ये मेजर क्या कहता है? कोटा है कि लिमिट फिक्स कर दो। ऐसा नहीं है जो मर्जी जितना मर्जी बाहर से इंपोर्ट कर लीजिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट शुड फिक्स द लिमिट। Beyond that limit, we should not be allowed to import the product from abroad. इससे हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो लिमिट में रहेंगे और हमारे बीओपी के ये जो डेफिसिट को करेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। टैरिफ बैरियर, ये टैरिफ बैरियर्स क्या है? टैक्स के बैरियर, कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर हेवी टैक्सेस लगा दे हमारी गवर्नमेंट, वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड की माने तो प्राइस हाई होने से डिमांड कम हो जाएगी, इंपोर्टेड प्रोडक्ट की डिमांड कम होने से इंपोर्ट्स कम होंगे और बीओपी को करेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। देन एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे करना है? अब ये स्पेसिफिकली एडवर्स को करेक्ट करने का कारण है, डिसइक्विलिब्रियम है एडवर्स साइड पे। गवर्नमेंट को क्या करना है? हमारी जो इंडस्ट्रीज है जो प्रोडक्ट बना के बाहर भेज रही हैं उनको इनकरेज करें। कैसे? उनको टैक्स बेनिफिट्स दे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखें, सब्सिडीज दे, और बाकी जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन लेते हैं वो कंसेशनल हो इन इंडस्ट्रीज के लिए। इन इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इन इंडस्ट्रीज का जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो ये इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, ज्यादा बेचेंगी। हमारी कंट्री के जो अब एक्सपोर्ट्स कम थे, इंपोर्ट्स ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे डेफिसिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देन स्वदेशी स्पिरिट, ये पॉइंट कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे। पीपल शुड बी मेड अवेयर टू यूज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। जब लोग अवेयर होंगे, लोगों में एक स्पिरिट होगी कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना है, तो ये फैक्टर बहुत हेल्प करेगा हमारे इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने में और बीओपी को करेक्ट करने में। डिवैल्यूएशन, वेरी क्रिटिकल पॉइंट। डिवैल्यूएशन का मतलब है गवर्नमेंट ने जानबूझ के हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया। जब गवर्नमेंट जानबूझ के हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करती है, मतलब डॉलर को महंगा कर दो और अपने रुपए को, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर दो। वैसे तो ये मार्केट फोर्सेस करती हैं, बट कुछ हद तक गवर्नमेंट के हाथों में भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट के हाथों में किन कारणों पे हो सकता है, मैं अपनी अगली वीडियो रेट ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस करूंगा। तो गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करे। जब गवर्नमेंट अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करेगी तो हमारी जो कंट्री की करेंसी रिड्यूस हो गई है, हमारी गुड्स सस्ती हो जाएंगी। हमारी गुड्स सस्ती हो जाएंगी तो फॉरेन में उनकी डिमांड बढ़ेगी। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और डिसइक्विलिब्रियम, स्पेशली एडवर्स बीओपी को करेक्ट करने में हेल्प मिलेगी।
क्लियर है मेरी बात? देन हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिशियल रिजर्व। ये ऑफिशियल रिजर्व क्या है? ये एक फॉरेन करेंसी का स्टॉक है जो कि सेंट्रल बैंक के पास होता है। बैंक के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। हमारी कंट्री में जितना भी फॉरेन करेंसी का स्टॉक है वो हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास है। स्टॉक विच इज अवेलेबल विद सेंट्रल बैंक आरबीआई इन आवर कंट्री, उस स्टॉक को ऑफिशियल रिजर्व का नाम दिया गया। अब आरबीआई उस ऑफिशियल रिजर्व को खर्च भी करता है, उसमें से कुछ निकलता भी है, कुछ आता भी है। जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पेमेंट करते हैं। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है हमारे ऑफिशियल रिजर्व के अंदर, उसको हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा है कि बीओपी, ये बीओपी की कंडीशन, बीओपी की सिचुएशन ये बता सकती है कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर हमारा बीओपी फेवरेबल है तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बीओपी फेवरेबल होने का मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है। जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है तो फॉरेन करेंसी आ रही है, इसलिए ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा। अगर बीओपी अनफेवरेबल है, इसका मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो ऑफिशियल रिजर्व रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सो बीओपी को देख के ही हम बता सकते हैं कि हमारी कंट्री का ऑफिशियल रिजर्व राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज कैड, कैन इट बी करेक्टेड थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इजी क्वेश्चन है। कैड की फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? यानी कि करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है। आप देखिए हमारे दो अकाउंट्स है ना, एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये बताया था। करंट अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं? विजिबल एंड इनविजिबल। सो करंट अकाउंट के अंदर तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। बैलेंस्ड, बैलेंस कब होगा? जब ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, जब हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स विजिबल इनविजिबल आइटम्स के बराबर होंगे। सरप्लस कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा, इंपोर्ट्स कम, किसके? विजिबल इनविजिबल आइटम्स से। डेफिसिट कब है? जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, हम बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा मंगा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना, हमारा ऑफिशियल रिजर्व रिड्यूस हो जाता है, बीओपी पे बुरा असर पड़ता है, प्लस हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्री के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और हम इकोनॉमिकली वीक माने जाते हैं। तो इसको करेक्ट करना जरूरी है। तो करेक्ट करने के लिए क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से करेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से करेक्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं मत मंगवाइए, उसको अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस कीजिए। जब अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और ये करंट अकाउंट को बैलेंस करने में, करंट अकाउंट को सरप्लस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, बीओपी को करेक्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है मेरी बात? हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी, डू यू अग्री? जैसा कि बीओपी के दो अकाउंट है ना, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट का तो अभी बताया। कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं। 5 चीजें बताई थी मैंने। यस, एफडीआई, एफआईआई, बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट, गोल्ड, ये 5 आइटम्स इसके अंदर आती है। सो इसके अंदर भी 3 सिचुएशन पैदा हो सकती है, बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंस कब होगा? जब इन फाइनेंशियल एसेट्स का आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर है। सरप्लस कब होगा? इन फाइनेंशियल एसेट्स का इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। डेफिसिट कब होगा? आउटफ्लो फाइनेंशियल एसेट का ज्यादा हो गया, इनफ्लो कम हो गया। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट मतलब पैसा ज्यादा आया, तो क्या ये नेशनल प्रॉस्पेरिटी है? हम कहते हैं कि डिपेंड करता है, कह नहीं सकते। डिपेंड कैसे करता है? मेरी बात सुनिएगा। अगर इनफ्लो हुआ है, हमारे सरप्लस हुआ, यानी कि पैसा ज्यादा आया, तो ये पैसा कहां से आया? अगर एफडीआई, एफआईआई की फॉर्म में आया, गुड फॉर अस, क्योंकि ये पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगेगा और ये पैसा कंट्री की ग्रोथ में काम आएगा। अगर ये पैसा जो लगा है, ये पैसा जो आया है, ये बोरिंग से आया, तो बोरिंग से आके ये पैसा लगा कहां? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लग गया, गुड फॉर अस, नेशनल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर मान लेंगे।
लेकिन अगर ये पैसा हमारा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लग गया, जो बोरिंग से आया था, तो एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, इनकम तो जनरेट हुई नहीं। ये हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। ये हमारे ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी तो गवर्नमेंट बाद में हम ही लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा के रिकवर करेगी बाहर के मुल्कों को पे करने के लिए। इसलिए हम इसको नेशनल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर नहीं मानते। सो सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट अगर बोला जाए, क्या नेशनल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है? हम कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि सरप्लस कहां से आया। एफडीआई एफआईआई से आया, ये नेशनल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है क्योंकि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए यूज हो गया। देन बोरिंग से आया तो डिपेंड्स कि बोरिंग यूज कहां हुई। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हो गई, देन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बोरिंग को यूज किया, जी नहीं, ये इंडिकेटर नहीं होगा, ये नेशन के ऊपर लायबिलिटी होगी क्योंकि इसको पे बैक करने के लिए गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाने वाली है। सो ये नेशनल प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर नहीं माना जा सकता। सो dear friends, that was all about balance of payments. I hope you must have liked this video और आपने जो कंटेंट मैंने शेयर किया इसको जरूर एंजॉय किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।